आचार्य जी प्रणाम। आईआईटी रुड़की में आज़ाद भवन नाम से एक हॉस्टल है जो कि अभी तक पूरा शाकाहारी था। वहाँ की मेस में मांसाहारी खाना नहीं मिलता था। अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि वहाँ भी मांसाहारी खाना मिलना शुरू हो गया है, हफ्ते में 2 बार। उस पर वहाँ के छात्रों ने विरोध भी किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। मैंने भी आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की है। 2013 से लेकर 2017 तक मैं कैंपस में था। तो मुझे याद है कि 2015 तक पूरा कैंपस ही वेजिटेरियन था। किसी हॉस्टल में, किसी मेस में, किसी कैंटीन में मांसाहारी खाना नहीं मिलता था। 2015 में पहली बार विरोध करके 1-2 हॉस्टल में शुरू करवाया गया था, और अब वहाँ के हर एक हॉस्टल में मांसाहारी खाना मिलना शुरू हो गया है। एक आखिरी हॉस्टल था जो पूरा शाकाहारी था, वहाँ भी शुरू करवा दिया गया है। तो 7 सालों के अंदर एक पूरा शाकाहारी कैंपस मांसाहारी बन गया है। तो मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि विरोध तो दोनों तरफ से होता है, शाकाहारी भी करेंगे, मांसाहारी भी। तो ये 7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि पूरा कैंपस ही उन्होंने मांसाहारी बना दिया। मेरा इस पर एक और सवाल है, जो ये है कि पूरा कैंपस जब शाकाहारी भी था तब भी वहाँ की कैंटीन और वहाँ के मेस में अंडे मिलते थे। तो क्या अंडा मिलना ये शाकाहारी है या ये भी मांसाहार में आता है? क्योंकि वो अंडे को मांसाहार में नहीं गिनते थे। तो ये 2 मेरे सवाल हैं। देखो, आईआईटी कैंपस की बात कर रहे हो, वहाँ पर जवान स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप 17-18 की उम्र में कैंपस में जाते हो और यही जो 21, 24, 25 की उम्र तक कैंपस में रहते हो। तो जो बदलाव आया है इधर पिछले 5-7 सालों में, वो ज़्यादा आया है इस पीढ़ी के दिमाग में, इस पीढ़ी की संस्कृति में। ये जो पीढ़ी है ये ज़बरदस्त तरीके से उथली हुई है, इसके मूल्यों में गिरावट आई है। और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ उसके बहुत कारण हैं, लेकिन एक जो बड़ा कारण है वो है सस्ता और फ्री डेटा। तो आपके हाथ में मोबाइल होता है और डेटा सस्ता है, तो दुनिया भर की चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। अपने आप में ये एक सुनने में अच्छी बात लगती है कि भाई अब आप जो चाहो पढ़ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन ये अच्छी बात तभी लगेगी जब आपको पता ना हो कि हम लोग कैसे हैं। इंसान भीतर से तो जानवर ही है ना। इसी मुद्दे को मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको, हम भीतर से जानवर हैं। और चूंकि हम जानवर हैं तो इसीलिए हम उन्हीं चीज़ों की खोज में रहते हैं जिनकी खोज में जानवर रहता है। जब इंटरनेट और सस्ते डेटा के माध्यम से आपको दुनिया की सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप तुरंत उनमें से कौन सी चीज़ें उठा लोगे जो सबसे घटिया हैं।
तो सस्ते डेटा का परिणाम ये हुआ है कि जो कुछ घटिया से घटिया हो सकता था वो घर घर पहुंच गया है, क्योंकि भीतर का जानवर तो गंदगी ही तलाश रहा था। सुअर रसमलाई थोड़े ही सूंघ रहा है कि कहाँ मिलेगी, या सूंघ रहा है वो। मिठाइयों की दुकान के सामने भी उसे खड़ा कर दो तो आगे जो नाली बह रही होगी वो उसमें जाके सूंघने लगेगा। इंसान वो सुअर है। अब बड़ा भद्दा लगता है ना सुनने में, हम सुअर हैं क्या, हमने तो कपड़े पहन रखे हैं, सुबह सुबह तो नहाए थे, सुअर कैसे हो गए, नहीं बताइए। और नहाए भी थे, वो फलाना शैम्पू लगा के फिर कंडीशनर लगाया था, गुलाब की खुशबू वाला बॉडी वॉश है मेरे पास, मैं सुअर कैसे हो सकता हूं। आप सुअर हैं या नहीं, मतलब हम सब, आपको नहीं, मैं शामिल हूं उसमें। तो हम सब सुअर हैं या नहीं, उसका निर्धारण तो इसी से होगा ना कि हम खा क्या रहे हैं। अगर हम टट्टी ही खा रहे हैं तो हम क्या हुए। तो देख लीजिए ना इंटरनेट पे हम क्या खाते रहते हैं, डेटा जाकर के चेक कर लीजिए। इंटरनेट पर एक इस उम्र का बंदा क्या करने जाता है, 17, 18, 20 साल का लड़का वहां पे क्या कर रहा है, लड़का लड़की कोई भी। कितने प्रतिशत डेटा का उपयोग होता है ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और कितना प्रतिशत डेटा का उपयोग हो रहा है गंदगी चाटने के लिए। और जो गंदे से गंदे लोग हो सकते हैं वो पिछले 5-7 सालों में ही इतने प्रसिद्ध हुए हैं। आप आज के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं भी उनको देखिए, वो सब के सब पिछले 5-7 साल की पैदाइश हैं, और वो महागंदे हैं, महालीचड़ हैं। और उनको देखने वाले कौन हैं, उनके सब्सक्राइबर्स कौन हैं, 60-60 साल के लोग नहीं, वही जनरेशन जिसकी तुम बात कर रहे हो, 15 साल वाले, 12-14 साल वाले, 18 साल वाले, 22 साल वाले। गंदगी बहुत तेजी से फैलती है, अपने आप फैलती है, क्योंकि हम जानवर हैं, हमें चाहिए, जहां दिख रही है वो खट से हम उसको ले लेंगे। अस्पताल तो आप मजबूरी में जाते हैं, है ना, लेकिन जहां गंदगी बरस रही होती है वहां अपनी खुशी से जाते हैं, अपने मजे में जाते हैं। ऐसा ही है ना। सही काम बहुत कठिनाई से होता है और घटिया काम सब अपने आप हो जाते हैं। ये जो गंदगी फैली है इसमें एक मूल्य बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे रोको टोको नहीं, मैं कुछ भी करूंगा। और जिन चीजों पर परंपरा ने बंदिश लगाई थी वो तो मैं खास तौर पे करूंगा, क्योंकि साहब मैं रिबेल हूं, मैं विद्रोही किस्म का हूं, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। और मजे मारना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं अपने हिसाब से जी भर के मजे लूटूंगा और कोई रोक मत देना। जो पुरानी बातें इस मूल्य को रोकती थीं उनमें से था अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म बताता है कि मजे मारने में तुम्हारा कितना नाश होता है, और तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो खुद के खिलाफ जाना होगा। अभी मूल्य फैला है खुद के खिलाफ नहीं जाना है, खुद को खुश करना है। मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं करूंगा,
कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मुझे खुद खुशी करनी है। समझ में आ रही बात? आध्यात्मिक मूल्यों में ही एक प्रमुख होता है करुणा, त्याग। इन्हीं के चलते भारत जबरदस्त रूप से शाकाहारी रहा, परंपरागत रूप से। दुनिया भर के शाकाहारियों में भी ज्यादातर भारतीय ही होते हैं। अभी भी, आज भी दुनिया भर में जितने शाकाहारी हैं उसमें से अधिकांश भारतीय हैं। और भारतीय भी क्या बोलूं, सीधे सीधे कहिए तो हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं। जो भारतीय पंथ हैं उनके अनुयायी ही हैं जो विश्व के शाकाहारियों का बहुमत बनाते हैं। ये जो कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं वाली चीज है, उसमें धर्म तो चला गया बिल्कुल कूड़े के डब्बे में। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है पिछले 5, 7, 10 साल में, क्योंकि धर्म का तो काम ही है रोकना और टोकना। आप जो भी कर रहे हो तो धर्म उसमें पूछता है क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो, गौर से देखो क्या कर रहे हो, पहले समझो क्या कर रहे हो। ये धर्म का काम है। धर्म का काम है। और अभी वो खड़ा हो जाता है 15-17 साल का, जिसको अभी ठीक से दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई है, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मजे मारने हैं। और मजे मारने का मतलब उनके लिए क्या होता है वो जानेंगे भी नहीं, पर उनके पास एक फिलॉसफी है, और वो है एकदम ग्रोस मटीरियलिज्म की। उनको ही बता दिया गया है कि दुनिया इसलिए है कि दुनिया में जो चीजें हैं तुम उनको भोगो, उनसे मजे मिलेंगे, सुख मिलेगा, और जीवन इसीलिए है। उन्होंने कभी फिलॉसफी का कोई कोर्स नहीं करा। उनसे तुम बोलोगे फिलॉसफी या दर्शन, तो ये शब्द ही उनके लिए बड़े अनजाने से हैं, पराये से हैं। उनको पता भी नहीं है कि वो फिलॉसफी में चुपचाप दीक्षित हो गए हैं। फिलॉसफी है उनके पास। बात कितनी अजीब सी है। वो आज तक अपनी 10वीं 12वीं ठीक से पास नहीं कर पाया है, लेकिन फिलॉसफी जानता है। हाँ, जानता है। घटिया फिलॉसफी है, लेकिन है जरूर, है जरूर। फिलॉसफी समझ रहे हो ना क्या उनके पास? आप कह सकते हो मैन इज अ फिलोसफाइजिंग एनिमल। हर व्यक्ति की जिंदगी के केंद्र में उसका एक जीवन दर्शन होता है। भले ही वो ये बोले कि मुझे फिलॉसफी से नफरत है। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जो बोलते हैं यार बहुत फिलॉसफी वगैरह ना झाड़ो, हम सीधे साधे आदमी हैं, हम फिलॉसफी बहुत नहीं जानते, हम सीधी सीधे तरीके से चलते हैं। कोई ऐसे बोल भी रहा हो तो भी ये निश्चित जानिए कि उसके पास जीवन की एक फिलॉसफी है जरूर। तो ये जो 15-17 साल की निब्बी जनरेशन है, इसके पास भी अपनी एक फिलॉसफी है, भले ही उस फिलॉसफी को ये जानते नहीं। वो फिलॉसफी इनको चुपचाप चटा दी गई है, उसी गंदगी के साथ चटा दी गई है जो इन्होंने खूब चाटी है इंटरनेट पर। यहाँ मैं कैंपस में ही 2 दिन से हूँ, तो रात में बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि सड़कों पे लोग बहुत कम हैं। हमारे समय में ऐसा होता नहीं था कि 11 बजे 12 बजे 1 बजे कैंपस में सड़कें सुनसान पड़ी हैं, उधर कैंटीन में भी कोई नहीं दिख रहा, स्टूडेंट एक्टिविटीज सेंटर भी लगभग वीरान है। ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने पूछा कईयों से कि कहाँ है सब। बोले वो सब अपने अपने कमरे में अब रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं और इंटरनेट चाट रहे हैं। वो कैंपस में है जहाँ पूरी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जहाँ पर हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी संगत करो
तो लाभ हो सकता है, जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स से लेकर के कल्चरल तक सब कुछ है, पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कमरों में और इंटरनेट चाट रहे हैं, और इंटरनेट पे कुछ बहुत अच्छा कर रहे होते वो तो बहुत बढ़िया बात थी। वो इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा घटिया के घटिया लोगों के, इन्फ्लुएंसर्स के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स से। उनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आप देखिए कैसे कैसे लोगों के 100 मिलियन, 70 मिलियन, 50 मिलियन, 200 मिलियन फॉलोवर हैं। उन्हें फॉलो करने वाले कौन हैं? उन्हें फॉलो करने वाले वही लोग हैं जो सड़कों पे नहीं नजर आ रहे, कमरों में घुस करके, मैंने कहा, नेट चाट रहे हैं। वही तो फिर उनके सब्सक्राइबर बन रहे हैं ना, नेट चाट चाट के। अब आदर्श न कृष्ण है न राम, अब आदर्श है सोशल मीडिया पर जो बैठा हुआ है गंवार, बदमाश, फूहड़, लफंगा। काश मेरी शब्दावली और समृद्ध होती। इनसे ऐसा भी तो हुआ है कि आपके पास इंटरनेट आ गया है तो बुद्ध की सब शिक्षाएं आपको अब ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, आप पढ़ सकते हो, पर ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मान लीजिए celestial.org है, जहाँ पर सब उपनिषदों के अनुवाद रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि उन पर हिट्स और क्लिक्स बहुत बढ़ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सारा ट्रैफिक जा कहाँ पे रहा है? सस्ते डेटा का। डेटा सस्ता है और सारा ट्रैफिक कहाँ को जा रहा है? वो गंदगी की ओर जा रहा है। जानवर को नहीं मारना है, ये बात तो आपको धर्म ने सिखाई थी ना, राम और कृष्ण और बुद्ध ने सिखाई थी। राम और कृष्ण और बुद्ध को अब देखने की फुर्सत कहाँ है? वो वहां बैठा हुआ है ना, यूट्यूबर, उसको देख रहे हैं। उसके 10 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन सब्सक्राइबर कर रखे हैं, उसको देखो। गीता क्या पढ़ें? अब तो जो यूट्यूबर है वही ऑथर भी बन जाता है, अपनी किताब भी छाप देता है। तो अगर पढ़ना भी है तो यूट्यूबर की किताब पढ़ेंगे, गीता थोड़ी पढ़नी है। हालत इतनी खराब है और इतनी तेजी, इतने नाटकीय तरीके से हुआ है। पिछले 5-7 साल में किताबों की दुकान से कृष्णमूर्ति विलुप्त हो गए हैं। आप किसी बुक शॉप पे चले जाइए, क्रॉसवर्ड्स हो, ओम हो, आपको कृष्णमूर्ति नहीं मिलेंगे। और मिला करते थे, सिर्फ 8-10 साल पहले तक भी मिला करते थे, वो भी गायब हो गए। जवान लोगों के लिए जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही कर रहे हो, ओशो भी लाभप्रद होते हैं। और ओशो का पूरा एक सेक्शन हुआ करता था बुक स्टोर्स पे। ओशो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। वहाँ पे कौन आ रहे हैं? यूट्यूबर की किताबें वहाँ पे रखी हुई हैं, वो ही पढ़ा जा रहा है। और उनको पढ़ने वाला कौन है? यही सब 15 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि यही आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो इनको खूब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी एक क्रॉसवर्ड्स हाउस में गया तो उन्होंने अपना एक बेस्ट सेलर चार्ट ही बना रखा है। तो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख रखा था कि ये किताबें हैं। वो जितनी किताबें थी वो सब लाइन से घटिया किताबें। खैर, मैंने उसमें देखा किताब है, मैंने उसकी अमेजन रैंक देखी, उसकी अमेजन रैंक 5000। मैंने कहा तुमने इसको यहाँ पे क्यों लगा रखा है? इसकी रैंक तो 5000 है अमेजन पे। बोले वो हमको ऊपर से आदेश आता है कि कौन सी किताबों को बेस्ट सेलर डिक्लेयर कर देना है। जो किताब वास्तव में कोई पढ़ ही नहीं रहा, जो किताब बिक ही नहीं रही, वो बेस्ट सेलर डिक्लेयर्ड है और वो वहां पर ऐसे लगी हुई है। लेकिन ये कम उम्र के लड़के हैं, 17-18 साल, ये इतनी तहकीकात नहीं करेंगे और इनको ये सच्चाइयां कभी पता भी नहीं चलेंगी। इनको कहीं का नहीं छोड़ा गया।
2014 के बाद से इतनी तेजी से स्थितियां बदली हैं इस पीढ़ी के लिए। जहां धर्म नहीं है वहां हिंसा होकर रहेगी। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि IIT रुड़की में पहले नहीं देते थे जानवरों का मांस, अब वहाँ जानवरों का मांस दिया जा रहा है। जानवरों का नहीं, ये इंसानों का भी मांस खाएंगे, बस ये बोल करके मेरी मर्जी मेरी मर्जी। शुरुआत होगी मरे इंसानों का मांस खाने से। कहेंगे देखो हमने किसी को हर्ट तो नहीं किया ना, हमने किसी को हर्ट तो किया नहीं, हम मरे आदमी को खा रहे हैं, तो आपको समस्या क्या है, हमें खाने दो। और फिर आगे और बात बढ़ेगी। मैंने कहा हर व्यक्ति अपने आप में एक चलती फिरती फिलॉसफी होता है, और कोई व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है, उसमें कितनी गुणवत्ता है, ये इसी से निर्धारित हो जाता है कि उसकी फिलॉसफी में कितनी गुणवत्ता है। आपकी जिंदगी की केंद्रीय फिलॉसफी अगर घटिया है तो आप आदमी घटिया हो। लेकिन हमें ये विचार करने का वक्त ही नहीं मिलता कि हमारी फिलॉसफी क्या है। हमें ये पता ही नहीं हमें हमारी फिलॉसफी मिली किससे है। आज की जनरेशन को उसकी जिंदगी की फिलॉसफी मिल रही है किसी घटिया यूट्यूबर से। जब तुम वहां से अपनी फिलॉसफी लेकर के आ रहे हो तो जिंदगी जियोगे कैसे? और सोशल मीडिया का भी पूरा स्वार्थ है इसमें कि उनको अधिक से अधिक व्यूज मिलें, क्योंकि जब उनको व्यूज मिलेंगे तभी तो विज्ञापन दिखा पाएंगे, और विज्ञापन से ही उनकी आमदनी होती है। तो जिन इन्फ्लुएंसर से उनको व्यूज मिलते हैं वो उनको हीरो की तरह स्थापित करते हैं। तो देखो बहुत बड़ा हीरो है, ये बहुत बड़ा हीरो है। उनको जगह जगह सम्मान दिए जाते हैं, फंक्शंस ऑर्गेनाइज होंगे, उनको बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, ये देखो ये हैं ये हैं। तो एक घटिया आदमी को बिल्कुल सिंहासन पे बैठाया जाएगा, और ये सब कुछ करा जाता है मुनाफे पैसे के लिए। लेकिन वो जो 17-18 साल वाला लड़का है उसको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसने ना दुनिया देखी है, ना समझा है, ना उसको अनुभव है। वो बेवकूफ बन जाता है। बेवकूफ ही नहीं बनता, उसको ये लगता है कि ये तो मेरा एम्पावरमेंट हो रहा है, मैं डूड बन रहा हूं। यू नो ब्रो, लाइक डूड। बस इतनी सी बात है। इंसान जानवर है, उसको इंसान बनाने के लिए उसको ज्ञान देना पड़ता है। ज्ञान नहीं है तो पशु है। और आज की जनरेशन ज्ञान बहुत गलत जगहों से ले रही है। बस इतनी सी बात है कुल। और मुंह बहुत चलता है, क्योंकि विनम्रता और ग्रहणशीलता तो आध्यात्मिक मूल्य है ना, कि सुनना सीखो। ये तो अध्यात्म सिखाता है। ये सुनना नहीं चाहते, ये सुनना जानते ही नहीं, क्योंकि इनकी फिलॉसफी ने इनको सुनना सिखाया ही नहीं है। इनकी फिलॉसफी कहती है मुंह चलाओ, कॉन्फिडेंट रहो, पब्लिक स्पीकर बनो। आपने देखा है 6-6, 8-8, 10-10 साल के बच्चों के लिए पब्लिक स्पीकिंग कोर्स इनका विज्ञापन आ रहा है कि ये कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेंगे, और माँ बाप कूद कूद के अपने बच्चों को उसमें डाल रहे हैं। उस तरह के जो विज्ञापन आते हैं उसमें जो 8-10 साल का लड़का दिखाया जाता है, बी अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है। वो आंखें तरेर करके बड़ों को देख रहा है और कह रहा है मैं ज्ञान दूंगा, मुझे कुछ बता मत देना, मेरी सुनो। भले ही मैं घटिया बोलूं पर मैं बोलूंगा जरूर। बोलना जरूरी है, क्या बोल रहे हो ये देखना जरूरी नहीं है। बोलना जरूरी है, बोलो बोलो, मुंह चलाओ। जो जितना मुंह चलाएगा उतना बड़ा स्टड कहलाएगा। जो बकबक कर सकता है वो कूल है और डूड है। आ रही है बात समझ में?
ये कह देते हैं माई लाइफ माई वे। ये तो मेरी पर्सनल बात है ना, मैं क्या खा रहा हूं। ये इसलिए कह रहे हैं कि पर्सनल बात है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि मांसाहार चीज क्या होती है। बोलते हैं मैं कुछ भी खाऊं, इट्स अ थिंग ऑन माई प्लेट, हाउ डज इट बॉदर यू मैन, फक ऑफ, गो योर ओन वे। ये इनका जवाब होता है। ये इसलिए जवाब होता है क्योंकि तुम्हारे पास जरा भी ज्ञान नहीं, और ज्ञान से मतलब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तुम्हारे पास थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज भी नहीं है। तुम नहीं जानते फ्लैश कंजम्पशन क्या चीज है, इसलिए ये बकवास कर रहे हो। जानते हैं आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हमें लगता है कि हमारे पास अब बहुत ज्यादा सूचना आ रही है। आपके पास सूचना बढ़ गई है लेकिन आपका नॉलेज लेवल गिर गया है, ज्ञान का स्तर आपका गिर चुका है। क्योंकि आपके पास तो दिन में 24 ही घंटे हैं ना, और उस 24 घंटे में अगर आपके ऊपर घटिया सामग्री की बाढ़ आ गई है तो सही चीज पढ़ने का आपको मौका मिलेगा क्या? तो इंटरनेट से पहले तो फिर भी ऐसा होता था कि लोगों के साइंटिफिक नॉलेज का भी स्तर ठीक ठाक हो, लेकिन आज वास्तव में नॉलेज का स्तर गिरा है। ये चीज कितनी डरावनी है और ये चीज कितनी ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है। हमें लगता है कि भाई आज तो सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है तो सबको पता होगा। नहीं, डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है लेकिन घटिया डेटा 100 गुना ज्यादा उपलब्ध है ना, और इंसान को खुला छोड़ोगे तो वो घटिया चीज की ओर ही भागेगा हमेशा। और घटिया चीज आपके 24 घंटे घेर ले रही है और सही नॉलेज जो है उसको जगह नहीं मिल रही है, वो क्राउड आउट हो रहा है। सो वी आर एक्चुअली फार मोर इग्नोरेंट इन द इंफॉर्मेशन एज देन वी वर व्हेन थिंग्स वर सिंपलर। कहने को ये सूचना का युग है, पर आज हम कहीं कहीं ज्यादा अज्ञानी हैं 20 साल पहले की अपेक्षा। समझ में आ रही है बात? ये कहते हैं तो मतलब इट्स माई चॉइस ऑफ फूड, मैं मांस खाना चाहता हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है? साहब एक बात बताइए, मेरे घर में मैं एक डीजल जेनसेट चलाऊं, वो पुराने ढर्रे के डीजल जेनसेट से याद है जो खूब आवाज करते थे और बड़ा काला धुआं फेंकते थे? और फिर मैं कहूं ये तो मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या जाता है, आप मेरे पड़ोसी हैं, ठीक? और मैं अपने घर में वो भड़भड़ करने वाला जनरेटर चला रहा हूं, वो धुआं भी मार रहा है और शोर भी, और आप मेरे पास आए, मैं कहूं जो भी कर रहा हूं अपने घर में कर रहा हूं, माई लाइफ माई चॉइस, तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले? तो आप तुरंत क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे साहब चल आपके घर में रहा होगा, असर मेरे ऊपर भी पड़ रहा है ना, ये धुआं मेरे घर में भी आ रहा है और ये शोर मेरे कानों में भी आ रहा है। ये जो पीढ़ी है आज की, ये ज्ञान से इतनी वंचित है, इसके नॉलेज का स्तर इतना बुरा है कि इसको पता भी नहीं है कि जब तुम चिकन मटन कुछ भी खा रहे हो तो उसका असर एक एक आदमी पे पड़ रहा है समाज के। ये तुम्हारा व्यक्तिगत मसला, प्राइवेट या पर्सनल मैटर नहीं है। तुम्हारी थाली में क्या रखा है उसका असर मेरी जिंदगी पे पड़ रहा है। तो मैं बोलूंगा, मेरा हक है बोलने का, मैं तुमसे कहूंगा कि तुम वो नहीं खा सकते, तो तुम वो खा रहे हो तो दिक्कत मुझे हो रही है। क्लाइमेट चेंज के बड़े से बड़े कारणों में है एनिमल एग्रीकल्चर। आप जब बात करते हो कि मुझे फॉसिल फ्यूल रिडक्शन करना है तो आप अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड घटाने की बात करते हो, है ना? और ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 20 गुना ज्यादा होता है। क्लाइमेट चेंज का उत्तरदायी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये तो हम जानते ही हैं ना। और ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन
का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से 20 गुना ज्यादा घातक होता है। और मीथेन कहां से आती है? मीथेन उन जानवरों से आती है जिनको आप पालते हो दूध के लिए और मांस के लिए। तो मांस खाना और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना क्लाइमेट चेंज के बड़े से बड़े कारण में है। अब तुम बताओ, तुम मांस खा रहे हो, मैं तुम्हें खाने दूं क्या? क्लाइमेट चेंज का असर तो मेरे ऊपर पड़ रहा है ना। तुम कैसे बोल रहे हो कि ये तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है? नहीं है व्यक्तिगत। इसी तरीके से दुनिया की 70% खेती सिर्फ जानवरों का अन्न और उनका चारा उगाने के लिए की जाती है। यह बात आप कभी खुद सोच ही नहीं पाओगे अगर आप इंटरनेट पर डेटा नहीं देखने जाओगे। लेकिन इंटरनेट पर डेटा देखने की फुर्सत कहां है? हमको तो एंटरटेनर्स को देखना है, हमें रोस्टर्स को देखना है। कोई आ जाए सिर्फ आपका दिल बहलाने के लिए, अपनी प्रिटी पिक्चर्स डालने वाली, आप उसके 100 मिलियन फॉलोअर कर दोगे। तो आपके पास वक्त कहां है ये देखने का कि दुनिया भर का एग्रीकल्चर हो क्यों रहा है। 70% खेती इसलिए होती है ताकि मवेशियों को अन्न खिलाया जा सके। और उनको अन्न क्यों खिलाया जा रहा है? ताकि वो फिर आपको पहले दूध दें और फिर उनका मांस आप खाओ। और वो सब जानवर जबरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं ताकि आपकी खाने की हवस पूरी होती रहे। वो इतनी सारी जगह कहां से आई खेती की? जंगल काट करके आई। तुम जो मांस खा रहे हो उसके लिए जंगल कट रहा है। और जब जंगल कट रहा है तो जंगल में जो प्रजातियां रहती थी ना, वो विलुप्त हो रही हैं। किसी प्रजाति को खत्म कर देने का यही तरीका नहीं होता कि उसको खा जाओ या गोली मार दो। तुम उसका घर काट दो, वो मर जाएगा। वो रहेगा कहां? वो मर जाएगा। बस तुम उसका जंगल काट दो, वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। पिछले 40 साल में हमने उतनी प्रजातियां खत्म कर डाली जितनी पिछले 40 लाख साल में नहीं खत्म हुई थी। ये कौन समझाए इन 17-18 साल वालों को जो बोलते हैं माय लाइफ माय चॉइस, मैं कुछ भी खाऊं, मैं बियर पीता हूं, मैं चिकन खाता हूं, मेरी मर्जी। और पिछले 8 साल में ही भारत में खास तौर पर चिकन का उपभोग कई गुना हो गया है। कौन खा रहा है चिकन? यही खा रहे हैं ये जो आज के लड़के हैं। दारू पीनी है, चिकन खाना। और दारू और चिकन तो साथ चलते ही चलते हैं। बिना चिकन के दारू कैसी? क्या इनको पता है कि जब ये वो चिकन खा रहे होते हैं तो इन्होंने कितनी प्रजातियां खत्म कर दी? मैंने कहा जानवर नहीं मार दिए, तुमने पूरी स्पीशीज खत्म कर दी है। 1, 2, 4 नहीं, लाखों स्पीशीज खत्म कर दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखो ना कि तुम लगातार फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्या देखने में मशगूल हो। तुम्हारे पास सच्चाई देखने का वक्त कहां है? और अपने आप से पूछना कि तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो क्या वो तुम्हें कभी सच्चाई बताते हैं? एक ये सवाल पूछो अपने आप से। वो बस तुम्हारा मनोरंजन करते हैं, वो भी घटिया से घटिया तरीके से तुम्हारा मनोरंजन करते हैं। वो तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो तुम उन्हें सुनना छोड़ दोगे। एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं और बहुत तो जान लगा करके काम कर रही हैं। उनसे बात हो रही थी, मैंने पूछा कि बताइएगा अभी क्लाइमेट चेंज को रोकने का, अरेस्ट करने का कट ऑफ ईयर क्या है? क्योंकि पहले हम मानते थे 2050 है, फिर हमने कहा 2035 है। वो बोली अब कट ऑफ ईयर है 2020। द राइट डे वॉज यस्टरडे। अब तुम उसको नहीं रोक सकते। तापमान में 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी भी पृथ्वी के लिए अति घातक है। और अभी स्थिति यह है कि तुम उसे 2 डिग्री से नीचे भी नहीं रोक सकते।
1 1.5 डिग्री हो चुका है और अब तुम 2 डिग्री पर भी नहीं रोक सकते, शायद मामला 3 डिग्री तक जाएगा, और 3 डिग्री का अर्थ है सीधे सीधे प्रलय। और उस प्रलय के लिए बहुत हद तक ये जो पीढ़ी है माई लाइफ माई चॉइस वाली, ये जिम्मेदार होगी और भुगतेंगे भी यही। हमारा क्या है, अगले 10-20 साल में निकल लेंगे। बेटा जीना तो तुमको है ना, तुमको अभी 60 साल जीना है, तुम ही भुगतोगे। ये जो तुम एक अपनी काल्पनिक डॉल लाइक फेरी टेल दुनिया में जी रहे हो, निब्बो, भुगतोगे तुम ही। नहीं, निब्बा बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे पास बहुत बेहतर शब्द है किसी को संबोधित करने के लिए, पर मैं इन्हें बोलूं किशोर तो इन्हें समझ में ही नहीं आएगा, बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज दैट किशोर। तो मैं वही भाषा बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आती है। हिंदी तो तुम्हें समझ में आनी कब की बंद हो चुकी ना, तुम्हें तो यही भाषा समझ में आती है, निब्बिश, वही बोल रहा हूं। अगर हम एक सजग समाज होते तो हम पाते कि ऐसा बहुत हो रहा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहां पर मांस परोसा जा रहा है, तो आप कहते मेरा हक है इस बात को रुकवाने का। आप जाकर के उससे सवाल करते, आप कहते तू कैसा आदमी है, तू पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का दुश्मन है क्या, तू मांस परोस रहा है। आपके पड़ोस की मेज पर किसी रेस्टोरेंट में कोई मांस खा रहा होता, आप कहते मैं आपसे बात करना चाहता हूं साहब, आप ये जो खा रहे हैं इसके बाबत मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये आप क्या खा रहे हैं, आपको पता भी है आप जो खा रहे हैं उसका मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। ये जो आप खा रहे हैं इसका आपके ही बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आपने क्या सोचा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर हम एक सजग समाज होते तो इस तरह के बहुत सारे वार्तालाप हम होते देखते, पर नहीं, हम कहते हैं भाई वो खा रहा है उसकी मर्जी है, मैं कैसे कुछ कह सकता हूं उसको। तो ठीक है, आपके घर के बगल में जब कोई धुएं वाला जनरेटर चलाए तो यही कहिएगा उसकी मर्जी है, मैं क्या बोल सकता हूं इसमें। इट्स अ पब्लिक कॉज, ये किसी का प्राइवेट मैटर नहीं है। लोग कहते हैं ना कि हु आर यू टू डिसाइड व्हाट वुड बी ऑन माई प्लेट। नहीं, आई डू हैव अ स्टेक एंड अ वॉइस इन डिसाइडिंग व्हाट वुड बी देयर ऑन योर प्लेट। एक्सक्यूज मी,